प्यारे बच्चों, एजुसेट प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेंगे, जिनमें से पहला है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसके बाद थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन और लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसके बाद फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्टिविटी बेस्ड ऑन टॉर्क ऑन करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है, इसकी सहायता से चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट किया जाता है और ये हाई एनर्जी के एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिसर्च में काम आते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दो खोखली हॉलो डी होती हैं, आपको क्लियर दिखाई हुई है, दो हॉलो डी, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखी हुई होती हैं। इन दोनों डीज को हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया जाता है और इन दोनों डीज के बीच में एक आयन सोर्स या जिन चार्ज पार्टिकल्स को हमें एक्सीलरेट करना है उसको रखा जाता है। प्यारे बच्चों, जिन डी की हम बात कर रहे थे, वास्तव में वो एक मेटेलिक शेप का एक डिस्क होती है, जिसको अगर बीच से काट दिया जाए तो हमें दो डी शेप के कंडक्टिंग हॉलो डी प्राप्त होंगे। जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं, अगर ये एक हमारे पास डिस्क है और जो कि बीच में से खोखली है, अगर हम इसको बीच में से काट दें तो इस तरीके से आपको दो खोखली डी मिलेंगी और इसके सेंटर पर हम आयन सोर्स रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक स्पॉट हमने बनाया हुआ है सेंटर में, यहाँ पर हम आयन सोर्स रखते हैं। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों डी के प्लेन के परपेंडिकुलर में लगा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों डीज के प्लेन के नॉर्मल है और इन दोनों डीज को जो मेरे हाथ में है हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम ये बात मुख्यतः समझें, अगर ये दोनों डीज हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर ये हमारे पास नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल इसके नीचे की ओर होगा। दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल इन दोनों डीज के बीच में इस डायरेक्शन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, तो डेफिनेटली सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसके बाद क्योंकि इन दोनों डीज को हमने हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा हुआ है, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इन दोनों डीज के बीच में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ने के साथ ही उसकी रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से चार्ज पार्टिकल एक स्पाइरल पाथ में घूमेगा। स्पाइरल पाथ में घूमता हुआ जब उसकी रेडियस मैक्सिमम हो जाएगी तो वो डी से बाहर आएगा। बाहर आने के बाद जो टारगेट हमने रखा हुआ है वहाँ पर वो उससे टकराएगा। आइए अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को जिसकी वेलोसिटी v है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस एक ही रहेगी। लेकिन अगर उस चार्ज पार्टिकल को बीच बीच में एक्सीलरेट कर दिया जाए तो उसकी रेडियस बढ़ जाती है। दोनों हॉलो डीज को हम अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ देते हैं, जिसकी सहायता से
चार्ज पार्टिकल जब बीच में आता है तो एक्सिलरेट होता है, जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और रेडियस भी। यही हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल का पहला स्टेप हुआ, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। सेकेंड पार्ट है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू विच दिस चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट्स। अब हम इस प्रिंसिपल को ही साइक्लोट्रॉन की वर्किंग में अप्लाई करेंगे। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड in a direction perpendicular to the plane of D's. Let the particle enters D1 with velocity v. Due to perpendicular magnetic field, it describes a circular path with constant velocity and constant radius r. An oscillating electric field is applied to these D's. The charged particle experiences an electric force and get accelerated. The frequency of applied electric field is such that when charged particle comes into the gap between D's, the polarities of D get reversed. अब हम theory of cyclotron को डिस्कस करें। Let at any instant ion is moving in circular path of radius r with velocity v. So centripetal force on charged particle is given by F is equal to mv square upon r. This centripetal force is provided by the magnetic force. जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ पर Q पार्टिकल पर चार्ज है, V वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, अर्थात जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस होगी एम वी अपॉन क्यू बी। हैंस रेडियस आर ऑफ सर्कुलर पाथ वेरीज लीनियरली विद द वेलोसिटी वी। जैसा कि आप सामने इक्वेशन देख रहे हैं, एम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का मास है, क्यू इस पर चार्ज है और बी मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने सर्कुलर डी पर लगाया हुआ है। अगर हम इन क्वांटिटीज़ को फिक्स रखें तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। आइए अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम टेकन टू कंप्लीट ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इज स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई आर अपॉन वी। यहाँ पर अगर हम v की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। हैंस टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अगर हम टोटल टाइम पीरियड निकालें अर्थात चार्ज पार्टिकल पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा, तो हम इसका स्मॉल t का ट्वाइस कर देंगे तो t इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। हैंस फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जैसा कि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने इसको n से डिनोट किया है, n इज इक्वल टू होगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, अर्थात एक सेकंड में क्यू बी अपॉन 2 पाई एम के बराबर चक्कर लगाएगा। इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालें। हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अगर हम थीटा को 2 पाई आर और स्मॉल टी को कैपिटल टी के रूप में लें तो हमारे पास इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के बाद मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। इट इज़ आल्सो नोन एज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। आइए अब हम इस साइक्लोट्रॉन्स की लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं, अर्थात इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पहला, इट कैन नॉट एक्सिलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। ये साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन्स को एक्सिलरेट नहीं कर सकता। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लोट्रॉन हालांकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट पार्टिकल हैं, इनको भी ये एक्सिलरेट नहीं कर सकता। तीसरा, इट कैन नॉट एक्सिलरेट द हैवी चार्ज पार्टिकल्स बियॉन्ड सर्टेन लिमिट।
अगर ज़्यादा हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको भी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ये इस साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर पाता। तो देखें, टू एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन मस्ट रिजेंबल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ cyclotron. As electron is very light particle, so it acquires very large velocity in a short interval of time. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन m इज इक्वल एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर होल अंडर रूट. If v comparable to c, then mass of particle no longer remains constant, but its value gets increased more than its rest mass value as time period. आप जैसा कि देख रहे हैं t is equal to 2 pi m upon qb depends directly on mass m, so its value no longer remains constant. अर्थात जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मास चेंज होगा, so its value no longer remains constant and charge particle goes out of step with the oscillating electric field. Hence electron cannot be accelerated by cyclotron. आइए अब हम लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, अगर हम अंगूठे को, पहली उंगली को और सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, जैसे कि आप देख रहे हैं थंब and first finger are mutually perpendicular and first finger and central finger are also mutually perpendicular. If first finger indicate the direction of magnetic field and central finger indicate the direction of current, then thumb will indicate the direction of force. या हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, फोर्स के लिए हम फादर, एम मदर, सी फॉर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड. इसको बोलना किस तरीके से है, इफ वी इंडिकेट फर्स्ट फिंगर बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर विद करंट, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. प्यारे बच्चों, अभी हमने जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया है, ये हमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के काम आएगा. या फिर हम ये कहें, अगर हम चार्ज पार्टिकल के बजाय कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और करंट कैरिंग कंडक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इसको निकालने के ये काम आएगा. इसी से हम निकालेंगे. यहाँ पर ध्यान दें, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और साथ में ये करंट की डायरेक्शन, तो ये आप देख रहे हैं फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड या ये कहें करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में ही आएगा. आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें, फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तथा करंट के परपेंडिकुलर में होगी. आइए अब हम दो, हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें भी हम अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और दूसरा उसमें रखा है, तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन किस प्रकार से निकालें. तो इसके लिए आप अभ्यास करें. जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं, F21 और F12, अर्थात अगर दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन एक है तो दोनों में फोर्स अंदर की तरफ, या ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इसके लिए आप स्वयं प्रैक्टिस करके देखें. तो आइए देखें, इस प्रकार से दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगने वाला फोर्स होगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं. F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R. यहाँ पर आप देख रहे हैं I1 I2 दोनों कंडक्टर्स से फ्लो होने वाला करंट है तथा R उन दोनों कंडक्टर्स के बीच की दूरी है. ये फोर्स दोनों कंडक्टर्स के पर यूनिट लेंथ पर होगा. इस फार्मूले को हम 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए भी हम काम में लेते हैं. टॉर्क ऑन करंट लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड experiences a force. Therefore, a rectangular coil consists of 4 such conductors will experience
4 फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगता है, और रेक्टेंगुलर कॉइल को हम 4 पार्ट में लें तो उन चारों पार्ट पर फोर्स लगेगा। द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस विल फाइनली फॉर्म ए टॉर्क। दिस टॉर्क टेंड टू रोटेट द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं, अगर हम इन चारों पार्ट्स को अलग अलग कर दें, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है इस प्रकार से हो, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, और जो नीचे की तरफ है इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने से फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड में आती है। ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन आप जो सामने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके एक पार्ट को देख रहे हैं, इस पर फोर्स F3 लग रहा है, वो आपकी ओर है, तथा इसके अपोजिट जो चौथी ब्रांच है उस पर फोर्स F4 है, जो कि आपसे पीछे की तरफ है। ये दोनों फोर्सेस F3 और F4 इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं। दे विल कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्क। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, और इसमें DA पार्ट पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और BC पार्ट पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने F2 से डिनोट किया है। फोर्स F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ब्रांच AB में फोर्स प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड और ब्रांच CD में प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड, इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक न होने की वजह से दिस टू फोर्स विल कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्क, एंड दिस टॉर्क इज गिवन बाई, जैसा कि आप जानते हैं, टॉर्क बराबर होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सामने आप डायग्राम में देख रहे हैं, फोर्स F3 और F4 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस KD है, और ये KD हमारे पास आता है B sin थीटा के बराबर। तो हमारे पास ये टॉर्क हुआ ILB क्रॉस B sin थीटा, या टॉ इज इक्वल टू ILB कैपिटल B sin थीटा। यहाँ पर आप देखें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये एरिया के बराबर होगा, अर्थात ये हमारे पास टॉर्क निकल के आएगा IAB sin थीटा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ये भी देखें, एंगल थीटा इस कॉइल के नॉर्मल के साथ बन रहा है, जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं। या हम इस टॉर्क को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में, टॉ इज इक्वल टू करंट I A क्रॉस B। यहाँ पर आप ध्यान दें, A हमारे पास एरिया वेक्टर है और B मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I इंटू A, इसको हम कैपिटल M अर्थात मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू होगा कैपिटल M इंटू कैपिटल B, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, अर्थात टॉ इज इक्वल टू कैपिटल M B sin थीटा। यहाँ पर आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। इस डायग्राम में आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है और करंट की डायरेक्शन भी दिखाई हुई है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू होगा I इंटू A, इसकी डायरेक्शन होगी अंगूठे की दिशा में। प्यारे बच्चों, हम अगला टॉपिक लेते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या इसको हम अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल है, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। इसका डायग्राम जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सबसे ऊपर टॉर्सन हेड एक स्क्रू है, इसकी हेल्प से नीचे आप ध्यान से देखें, ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की हेल्प से लटकी हुई है। इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप पर एक कॉन्केव मिरर M लगाया हुआ है, और इस ABCD कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है, और ये ABCD कॉइल दो मैग्नेट के पोल्स
कॉन्केव शेप के हैं, इन दोनों के बीच रखी हुई है। और साथ में ये रेक्टेंगुलर कॉइल नीचे एक हेयर स्प्रिंग से अटैच्ड है, जिससे कि ये डिसलोकेट ना हो, अर्थात ये मैग्नेट से टच ना हो। और इस ABCD कॉइल के दोनों टर्मिनल्स, एक तो टॉर्सन हेड स्क्रू से होता हुआ टर्मिनल T की तरफ जाता है, और दूसरा इसका सिरा इस हेयर स्प्रिंग से होता हुआ T2 की ओर जाता है। आइए अब हम इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की थ्योरी के बारे में जानें। लेट I बी द करंट flowing through the coil along ABCD. As the coil is placed in magnetic field, it experiences a torque. जैसा कि अभी आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, टॉ इज इक्वल टू IA साइन थीटा। यहाँ पर थीटा आपको बताया था कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस पास होकर के साउथ पोल की ओर किस प्रकार से ये रेडियली जाती हैं, इसी प्रकार के फील्ड को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आइए अब हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे आते हैं। पहले हम ये जानें कि सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है। अगर हम गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा भी करंट पास करें और हमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिले, तो हम उस गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कहेंगे। पहला हम लेते हैं करंट सेंसिटिविटी। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। इट इज डिनोटेड बाई IS। यहाँ पर IS होगा अल्फा अपॉन आई। अल्फा यहाँ पर एंगल है और I करंट फ्लो हो रहा है। ये होगा NAB डिवाइड बाई K। यहाँ पर N है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A एरिया है और B मैग्नेटिक फील्ड है। आइए अब हम आते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी पर। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। इट इज डिनोटेड बाई VS। यहाँ पर VS इज इक्वल टू होगा अल्फा डिवाइडेड बाई V, या हम ये कहें अल्फा डिवाइडेड बाई IR। इसकी वैल्यू आएगी NAB डिवाइड बाई RK। यहाँ पर R गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है। आइए अब आपको एक छोटी सी एक्टिविटी से अवगत कराते हैं। एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। आप इसे अपनी लैब में बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्टैंड की हेल्प से एक कॉइल को यू शेप की मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया गया है और उस कॉइल के ऊपर एक पॉइंटर भी दिखाया हुआ है। आप इस कॉइल से जैसे ही करंट पास करोगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ये आपका एक छोटा सा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मॉडल बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अब आपको होम असाइनमेंट के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप अपनी कॉपी पर इनको नोट करें। पहला प्रश्न है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला प्रश्न है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट लेंथ ऑफ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक कॉइल को जिसमें से कि करंट फ्लो हो रहा है, टॉर्क क्यों लगता है। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन्स व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
अगर हम इसी करंट कैरिंग कॉइल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, अर्थात ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी या नहीं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने देखा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल के बीच में हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लगाई थी, उस सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्या है। अगला प्रश्न, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप करें, इस पाठ को आप अच्छी तरीके से घर पे जाके पढ़ें। नमस्कार।